ओके, गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट क्लास में जो हमने कंप्लीट किया था, लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बातें की थी। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस स्टार्ट किया था। तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हमारे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास में यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो कि यूजर को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे यूजर क्या कर सके, अपना काम कर सके, अपनी टास्क को परफॉर्म कर सके। ठीक। तो हमारे पास में जो सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने की बात करते हैं उसको हम कहते हैं कि हमारे पास में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर रूप में हम किसकी बात करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ठीक। तो ये लास्ट क्लास में ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हम थोड़ा सा और डेप्थ लेवल तक जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेसिकली क्या होता है कि एक सिंगल प्रोग्राम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीपल प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास में एक प्रोग्राम का सूट है। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी जिस भी कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जाता है, भाई सिंपल सी बात है, जैसे अगर आज के दिन मैं आपसे पूछूं कि मेजर जो मार्केट कैप्चर है वो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का है? किसका है? विंडोज का। है ना? अगर आज के दिन हम बात करें तो हमारे पास में 85 से 90% जो मार्केट कैप्चर है वो अकेले किसका है? विंडोज का है। और अभी कुछ दिन पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर एक कोई प्रॉब्लम्स आई थी, और उस प्रॉब्लम्स की वजह से पूरी दुनिया क्या हो गई थी? रुक सी गई थी। है ना? एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से पूरी दुनिया क्या हुई थी? रुक सी गई थी। उस टाइम हुआ क्या था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक अपना कोई अपडेट रिलीज किया था। और आजकल जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ऑटो अपडेट होते हैं। तो जैसे ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स का जो अपडेट था वो ऑटो अपडेट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? अपडेट हुआ। और अपडेट होने के बाद में जैसे ही कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ तो उसके बाद में एक क्या होने लगी? एक स्क्रीन आने लग गई। और एक स्क्रीन आने के बाद में उससे आगे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। अब प्रॉब्लम यह है कि आज के दिन जितने भी हम बात करें, जितनी भी बड़ी कंपनी की बात करें, जितने भी बड़े सेक्टर की बात करें, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से, जैसे मान के चलो एयरपोर्ट पे आप लोग जा रहे हो और आपको क्या करना है? आपको फ्लाइट से कहीं ट्रेवल्स करना है। अब बात यह है कि फ्लाइट से जब आप ट्रेवल करोगे ना, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आज के दिन क्या होता है? सब कुछ डिजिटलाइज है। आपका जो डेटा चेक किया जाएगा वो वहाँ पे लगे हुए कंप्यूटर सिस्टम्स के द्वारा किया जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ के जो लगे हुए कंप्यूटर सिस्टम वो क्या हो गए? बंद हो गए। बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ गई, बहुत सारे बैंक में काम रुक गया, बहुत सारे सेक्टर का काम क्या हो गया? रुक सा गया था। सिर्फ एक प्रॉब्लम को जैसे, एक अपडेट प्रॉब्लम को जैसे। ठीक। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो पावर है ना, वो आज के दिन हम समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर है किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो जो भी कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके डेवलप करती है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपका एक प्रोग्राम नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मतलब क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। और उन्हीं प्रोग्राम के रूप में अगर हम ओएस की बात करें तो हम कहते हैं, भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो बेसिकली क्या करता है? हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या करता है? हमारे संचालित करने का काम करता है। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हमें क्या करवाता है? काम करवाता है। ठीक। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का जो माइंड होता है वो आपका होता है कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जिसको हम कर्नल के नाम जानते हैं। और कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का माइंड भी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारा जो कर्नल है, उसके बाद हम कह रहे हैं कर्नल के बाद हमारा क्या है? जैसे हमारा ओएस के मेन फंक्शन आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे मेन फंक्शन आ जाते हैं। ठीक, कर्नल के बाद। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है? सेल कमांड आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? सेल कमांड आ जाती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम आ जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम आ जाते हैं। और फिर क्या आपके यूजर क्या होते हैं? आपके इंटरेक्ट होते हैं। ठीक। तो ओएस को भी हम अगर थोड़ा सा डेप्थ लेवल तक जाएं, ओएस में अगर ओएस को अगर हम और अच्छे से डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं भाई सबसे पहले हमारे पास में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास में क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। हमारे पास हम बात करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास क्या हो गया? जैसे भाई सीपीयू हो गया, हमारे पास क्या हो गए? मेमोरी होगी। ठीक। ये हमारे क्या हो गए? हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। अब पॉइंट आता है, ये जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं ना, इन हार्डवेयर कंपोनेंट को डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करता है, हार्डवेयर कंपोनेंट से डायरेक्टली जो मॉनिटर करता है, डायरेक्टली जो एक्सेस करता है, वो कौन होता है? कर्नल होता है। कौन होता है? कर्नल होता है। तो धना कर्नल को ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। जो बेसिकली काम क्या करेगा? जो डायरेक्टली हार्डवेयर कंपोनेंट्स क्या होगा? इंटरेक्ट होगा। ठीक। उसके बाद हम कहते हैं हमारा कौन से प्रोग्राम आ जाते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम आ जाते हैं।
किसके प्रोग्राम आ जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे क्या आ जाते हैं? प्रोग्राम आ जाते हैं। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जिस कमांड के बारे में बात करते हैं वो क्या आती है? सेल कमांड आती है। अब देखो सेल कमांड का मतलब होता है, सेल कमांड बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स का क्या होता है? माउथ होता है, मुंह होता है। ठीक। तो इसको मैं सेल कमांड को ऑपरेटिंग का माउथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंटरेक्ट किससे करता है? ये यूजर से इंटरेक्ट करता है। किससे इंटरेक्ट करता है? यूजर से। और यूजर से इंटरेक्ट ये बेसिकली जर्नली किस रूप में करता है? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूप में करता है। किस रूप में करता है? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूप में करता है। ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूप में करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूप में करता है। उसके बाद में हमारे क्या होते हैं? उसके बाद में हमारे कौन जुड़े होते हैं हमारे पास में? यहाँ पे यूजर कनेक्ट होते हैं। कौन कनेक्ट होते हैं? यूजर कनेक्ट होते हैं हमारे पास में। कौन जुड़े होते हैं यहाँ पे? उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन कनेक्ट होते हैं? यूजर कनेक्ट होते हैं। अब देखो ये मैंने क्या किया, ऑपरेटिंग को थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया है। अब इसमें मैंने क्या किया, भाई जो हमारे पास यूजर होते हैं, यूजर मतलब आप सब लोग हो। आप सब लोग जब कंप्यूटर सिस्टम्स पे बैठते हो ना, और जब भी कोई काम करते हो, तो है ना आपके सामने हमेशा एप्लीकेशन प्रोग्राम रिप्रेजेंट होते हैं। और वो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से आप अपनी कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो। ठीक। अब जैसे मान के चलो, सिंपल सी बात है, जैसे मान चलो आपके सामने यहाँ पे ये जो पीसी लगा हुआ है, ये क्या है? ये आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, जो जिस पैनल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पैनल के अंदर हमारा कंप्यूटर सिस्टम्स भी इनबिल्ट है। ओके। अब आपके सामने जितना भी जो भी सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, जो भी सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये सारे क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सारे आइकन्स होते हैं। तो बेसिकली आइकन्स आपके लिए इसलिए बनाए गए हैं कि आपके लिए इजी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो इन आइकन्स के माध्यम से आपको एक इजी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और जो आपके किसी भी सॉफ्टवेयर का, जो आपके किसी भी मशीन का गोल होता है, आज आप बताऊंगा, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हो, तो उस सॉफ्टवेयर का जो सबसे पहला गोल होता है, वो सॉफ्टवेयर का गोल ये होता है कि सॉफ्टवेयर इस टाइप से बनाना होता है कि वो यूजर के लिए क्या हो? कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट मतलब इजी टू यूज हो, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की प्राइमरी गोल भी होती है, जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करूं, हर एक सॉफ्टवेयर की जो प्राइमरी गोल होती है वो होती है कन्वीनियंट, इजी टू यूज। अब आपके सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कौन सा है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आपके सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सपोज करो कि मुझे मुझे इंटरनेट पे कोई भी एक वेब पेज को एक्सेस करना है। क्या करना है? इंटरनेट पे मुझे कोई भी एक वेब पेज को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, इंटरनेट पे किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है ना? वो सॉफ्टवेयर आप कौन सा होता है? वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है? वेब ब्राउजर। अब मेरे पास में कोई ना कोई एक वेब ब्राउजर होना चाहिए। अब ना वेब ब्राउजर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपने अंदर भी इनबिल्ट करके दे देता है। क्योंकि जो कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करती है, उसको पता होता है कि एटलीस्ट यूजर ये काम तो करे ही करेगा। तो आपको पता है कि जो आपके आपके सामने जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है विंडोज, इसका डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट एज। ध्यान रहा, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया इसका। और पहले कौन सा था इसका? पहले इसके पास डिफॉल्ट डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर था ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर था। अभी इसका डिफॉल्ट इसका ब्राउजर कौन सा हो चुका है? माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना। ये सारी चीजें आपको लाइफ में सीखनी है, पढ़नी है, क्योंकि करंट ट्रेंड टेक्नोलॉजी आपके सब्जेक्ट में है। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज और माइक्रोसॉफ्ट एज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, ये भी आप पता होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ना, अगर इस बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एज की बात करें, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास में अगर आप बात करोगे तो आपको दिखाई देगा। देखो माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर देखो, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट एज। ये तो क्या है? ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज है उसका डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। ये वेब ब्राउजर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट मिल गया। लेकिन एज को सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम में लिया जाता है कि हम क्या कर सके, हम क्रोम को डाउनलोड कर सके। ठीक है। इसके बाद में एज का यूज हमारा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना वेब ब्राउजर आपके सामने दिया एज, लेकिन लोगों ने क्या नहीं किया? पसंद नहीं किया। आप पता है ना कि फेसबुक का खुद का एक मैसेंजर है। फेसबुक का खुद का एक मैसेंजर था, अब भी है ना। था और है, कौन सा?
फेसबुक मैसेंजर। अब फेसबुक देखो, फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, है, पहले था, अब भी है। ठीक। अब हुआ क्या कि 2016 17 18 की अगर बात करें तो उस टाइम फेसबुक एक पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। और फेसबुक का स्वयं का एक अपना खुद का एक मैसेजिंग सर्विस के लिए एक मैसेंजर था, फेसबुक मैसेंजर। लेकिन लोगों ने फेसबुक मैसेंजर क्या कर दिया, साइड अप कर दिया, नहीं, पसंद नहीं आया। तो फिर फेसबुक को ना अंदर ही अंदर ये चीज खलती थी कि यार हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारा एक अच्छा मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस नहीं हमारे पास। तो फेसबुक ने फिर परचेज किसको किया, व्हाट्सएप को। फिर फेसबुक ने 4200 करोड़ डॉलर, 4200 हजार डॉलर में व्हाट्सएप को परचेज किया था। और व्हाट्सएप को परचेज करने के बाद में फेसबुक के पास आज के दिन अब सब कुछ है ना। फेसबुक की जो मदर कंपनी कौन है, मेटा, है ना। ये चीज ध्यान रखा करो, ये करंट ट्रेंड टेक्नोलॉजी पार्ट है। फेसबुक की मदर कंपनी कौन है, मेटा। और मेटा जो है, मेटा के अंडर में जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है ना। मेटा के ये प्रोडक्ट है, ठीक है, कोर प्रोडक्ट है मेटा के, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप जो था वो उस टाइम पे व्हाट्सएप सबसे ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर था, सबसे ट्रेंडिंग मैसेजिंग सर्विस का सॉफ्टवेयर था। तो फिर क्या किया, फेसबुक ने उसे परचेज कर लिया। और आज के दिन फेसबुक कह सकता है कि हाँ, हम दुनिया का सबसे बड़ा, किसके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग सर्विस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास। तो इसी टाइप से यहाँ पे अगर एज की बात करें तो एज ऑलरेडी आपका किसका सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का आपका डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसको पसंद नहीं किया। और जनरली क्या करते हैं, जनरली आप ज्यादातर कंप्यूटर में देखोगे सबसे ज्यादा जो वेब ब्राउजर रूप में जो ब्राउजर यूज होता है वो कौन सा है, गूगल क्रोम। अबे सिंपल सी बात है, गूगल क्रोम हमारे पास में क्या है, क्या है हमारे पास में, एक वेब ब्राउजर है। और वेब ब्राउजर क्या होता है, एक कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, अरे वेब ब्राउजर सर्च इंजन नहीं होता। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको ये पार्ट समझाना चाह रहा हूँ कि एक यूजर है, उसे क्या करना है, उसे डायरेक्टली उसे यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले यूजर जो काम कर रहा है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू काम कर रहा है। तो मान के चलो आपको कोई भी एक वेब पेज को एक्सेस करना है। तो वेब पेज को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इस वेब ब्राउजर को ओपन किया, वेब ब्राउजर ओपन हो गया। अब ये वेब ब्राउजर है ना, ये आपके पास में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, वेब ब्राउजर की सहायता से क्या कर सकते हो, क्या क्या, है ना। इस वेब ब्राउजर की सहायता से इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल जितने भी वेब रिसोर्सेज के रूप में जो डेटा है, इसका मतलब जो भी आपका वेब वेब डेटा है, जो कि आपका www मौजूद जितना वेब डेटा है, उनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास में एक सॉफ्टवेयर है। और डेटा को एक्सेस करने के लिए आपके पास में मान के चलो यहाँ पे आपके पास में यूआरएल दिया हुआ है। अब ये जो यूआरएल आपके सामने दिया हुआ है ना, इस यूआरएल को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप जो भी सर्च करते हो वो आपके सामने आ जाता है। जैसे मान के चलो भाई, अभी आरपीएससी ने क्या किया, कल ही कुछ बहुत सारी भर्तियां रिलीज की है, हमारे से रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत सारी भर्ती रिलीज की है। तो मान के चलो आरपीएससी को हमें देखना है कि आरपीएससी जो है उसने बहुत सारी भर्ती रिलीज की है। आज भी नहीं चल रहा इंटरनेट, लाइब्रेरी वाला चल जाएगा ना, लाइब्रेरी वाला इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा, लाइब्रेरी, हाँ। देखो, अगर हम बात करें तो हमारे पास में हम कह रहे हैं भाई हमारे पास में आरपीएससी ने कुछ वैकेंसी रिलीज की है, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें हमें उस आरपीएससी की वेबसाइट को विजिट करना है। तो सिंपल सी बात है, ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है ना, इस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एप्लीकेशन प्रोग्राम के बाद मुझे मेरे पास में जो काम आने वाली जो टास्क है वो कौन सी है, वो मेरे पास सेल कमांड है। अब जो सेल कमांड है ना, वो सेल कमांड बेसिकली यूजर से इंटरेक्ट हो रही है, किससे इंटरेक्ट हो रही है, यूजर से। उसके बाद में सेल कमांड कभी भी डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकती। फिर सेल कमांड क्या करेगी, सेल कमांड आगे किसको बोलेगी, कर्नल को बोलेगी। कर्नल बोलेगी कि भाई आप क्या करो, मुझे हार्डवेयर पार्ट एक्सेस करके दो। उसके बाद में कर्नल क्या करेगा, कर्नल जो आपका कोर हार्डवेयर पार्ट होते हैं उन सबको एक्सेस करके आपको और आपका काम, आपको टास्क आपकी परफॉर्म करवाएगा। इस टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ये आपकी डेप्थ लेवल तक की जिम्मेदारी होती है। एक बार नोट डाउन करो, इसके बाद फिर इसके सारे पॉइंट्स में लिखवाता हूँ आपको।
अगर कर्नल की बात करें तो कर्नल के बारे में लिख लीजिए, यह है ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है ना। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है, ओएस का ब्रेन। जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट के रूप में हम कह सकते हैं सीपीयू, मेमोरी से इंटरेक्ट होता है। ठीक है भाई। अगर हम बात करें किसकी, कर्नल की बात करें, तो कर्नल हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट माना जाता है। ठीक है। और ये एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके क्या करता है, जो आपके डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पार्ट को संचालित करवाने की हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर सेल की बात करें तो सेल क्या होता है भाई? अगर हम सेल की बात करें तो सेल हम कहते हैं भाई, सेल आपका एक टाइप का इंटरफेस होता है, किसके बीच का? यूजर और कर्नल के बीच का। ठीक है। तो सेल आपके एक टाइप का इंटरफेस होता है यूजर और कर्नल के बीच का। ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ पे यह यूजर और कर्नल कर्नल के बीच का इंटरफेस होता है ना। इसको ओपन का माउथ कहा जाता है ना। मतलब ओएस का माउथ इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि ये क्या करता है, ये यूजर से बात करता है। ठीक है। तो हम जब भी यूजर होते हैं ना, वो यूजर डायरेक्टली किससे जुड़े होते हैं? सेल से जुड़े होते हैं। और सेल बाद में क्या करता है, उसके बाद सेल क्या करता है, कर्नल के द्वारा हार्डवेयर पार्ट को एक्सेस करता है ना। जब लाइनेक्स पढ़ते हो ना आप, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो, तो उस टाइम पे सेल और कर्नल को पूरा डेप्थ लेवल तक पढ़ाया जाता है। ठीक है। विंडोज में आपके बेसिकली कर्नल का जो पार्ट होता है, इसमें इसको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, बट लाइनेक्स में हम इसको बहुत डेप्थ लेवल तक पढ़ते हैं। लाइनेक्स में तो आपकी सेल जो कमांड होती है उसको पढ़ते हैं। जिस लाइनेक्स में आप कमांड पढ़ते हो ना, cd चेंज डायरेक्टरी, है ना, rm रिमूव डायरेक्टरी, तो इस टाइप से कमांड होती है ना वहाँ पे, तो वो सारी जो कमांड होती है किसकी होती है? सेल कमांड होती है। ठीक है। तो लाइनेक्स में तो आप सारी कमांड भी देखते हो, है ना, सेल की बहुत सारी कमांड होती है। क्यों? क्योंकि लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो आपका बेसिकली आपको कमांड बेस्ड प्रॉम्प्ट भी देता है। ऐसा नहीं विंडो नहीं देता, विंडो देता है, लेकिन लाइनेक्स में कमांड बेस्ड जो प्रॉम्प्ट है उसको ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है। विंडोज़ को जो होता है, विंडोज़ को हम जनरली किस रूप में करते हैं? विंडोज़ को हम यूआई आइकन के रूप में ना, यूजर इंटरफेस, मतलब यहाँ पे जीयूआई बहुत अच्छा है। तो विंडोज़ का जीयूआई बहुत शानदार है, इसलिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसका जीयूआई क्या है, सबसे बेस्ट। अच्छा, अब देखो, जब भी हम जब भी हम कोई भी टास्क परफॉर्म करवाते हैं, किससे? हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। तो बेसिकली हम तो क्या है, यूजर है। और यूजर जो होता है वो अपनी कमांड हमेशा अपने अकॉर्डिंग देता है, अपनी कमांड हमेशा अपने अकॉर्डिंग देता है। जैसे मान के चलो, सपोज करो आपको क्या करना है, आपको छोटा टास्क करो यहाँ पे करना है, और छोटा टास्क टास्क आपके सामने सामने है कि आपको क्या करना है, आपको दो नंबर का सम करना है। एक नंबर है 20, एक नंबर है क्या, 50। इन दो नंबर क्या करना है आपको? सम करना है। 20 70 क्या करना है? सम करना है। और इनका सम कितना होता है? 90 होता है। और देखो ध्यान रखना, यूजर को मान के चलो ये काम कंप्यूटर सिस्टम से करवाना है, यूजर को ये काम कंप्यूटर सिस्टम से करवाना है, तो भाई एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके पास कैलकुलेटर होता है, उस कैलकुलेटर को ओपन करो और उसमें क्या करो, ये नंबर टाइप करो और आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसकी सहायता से हम क्या कर सके, हम इस टास्क को परफॉर्म करवा सके।
अब देखो प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे पास में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्राम बनाने के लिए तो हमारे पास में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और धन्ना एक चीज मैं आपको अभी बताता हूँ, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो ना, तो उस टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि अगर आपने एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रिंसिपल अच्छे से समझ लिया ना, तो सिंपल सी बात है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा काम तो वही करवाया जाता है, बस काम करवाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आज के दिन हम बात करें, तो आज के दिन आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में आज के दिन आपके पाइथन बहुत पॉपुलर है ना। इसी टाइप से जावा भी एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, अब भी है, ऐसा नहीं जावा नहीं, अब भी जावा पॉपुलर है। क्यों जावा पॉपुलर अब भी क्यों है? उसका मेन रीजन क्या है? क्या क्या क्या? पूरा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग आपके जावा बना हुआ है। आपको पता है आपके मोबाइल के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपके मोबाइल में ज़्यादातर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है? एंड्रॉयड। और जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो जावा पे बना हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सी लैंग्वेज बना हुआ है? जावा पे। तो जावा बेसिकली आपके सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है। जावा क्या माने जाते हैं? सिक्योर। जितने भी एटीएम मशीन वगैरह ना, इनमें पहले सी को यूज किया जाता था। सी लैंग्वेज के द्वारा इसमें इनमें प्रोग्राम बनाए जाते थे। लेकिन अभी लेटेस्ट इनमें जावा को यूज करने लग गए, क्योंकि जावा क्या है, ज़्यादा सिक्योर है। ठीक। देखो धन्ना, जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले किसको पढ़ते हो? सी को पढ़ते हो। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उन सबकी मदर लैंग्वेज के रूप में हम किसको मानते हैं? सी को मानते हैं। क्योंकि जितनी भी आगे जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, उन्होंने सभी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने सी को ही क्या किया? काम में लिया। और सी को काम में लेके क्या किया उसने? यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर की सहूलियत के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर दिया? सिंटैक्स में चेंजमेंट कर दिया। तो इसलिए हम आज भी क्या करते हैं? सी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं पढ़ने के रूप में। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं पढ़ने के रूप में। और धना, जब आप गेट जैसे बड़े एग्जाम को देने जाते हो, गेट हो गया, नेट हो गया, तो उस टाइम पे तो आपका प्योरली क्या? प्योरली आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पे आपका सारा सारा क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे डीएसए का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो डीएसए कॉन्सेप्ट जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट आता है, उसमें सी के कॉन्सेप्ट के द्वारा इंप्लीमेंटेशन पार्ट पूछा जाता है आपसे। तो इसलिए जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो ना, तो उस टाइम ध्यान रखना प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उसके बाद सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंट रहेगा। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो है ना, ये काम करवाने के लिए इस काम को मैं सी से करवा सकता हूँ, सी प्लस प्लस से करवा सकता हूँ, जावा से करवा सकता हूँ, पाइथन से करवा सकता हूँ। अगर मैं इन चार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, तो इस काम को करवाने में मेरे को सबसे आसान लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन। सबसे आसान लैंग्वेज है पाइथन, क्योंकि पाइथन में तो इस काम को करवाने के लिए सबसे छोटा प्रोग्राम लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद कौन सी है? जावा। फिर कौन सी है? सी प्लस प्लस। फिर कौन सी है? सी। तो धन्ना, आपके पास में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसके अकॉर्डिंग होता क्या गया? उसके अकॉर्डिंग आपके यूजर को सहूलियत देना स्टार्ट कर दिया। आप लोग यूजर हो, और आप लोग जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हो ना, तो फिर आपको अपना कन्वीनियंट चाहिए, मतलब आपको तो इजी चाहिए, इजी चीज चाहिए। तो इजी देने के लिए आगे नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या किया गया? डेवलप किया गया। ठीक। अब मान के चलो ये हमें टास्क परफॉर्म करवानी है, और इसके लिए मैं कोई भी एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। जैसे मान चलो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, जो मैं कोई भी लैंग्वेज बाउंड प्रोग्राम नहीं लिख रहा, मैं जनरल लिख रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या लिया? एक वेरिएबल लिया, इंटीजर ए, और इस वेरिएबल में क्या ले लिया? ये जो आपका वैल्यू है, इसको मैंने स्टोर करवा दिया। ठीक है। फिर एक वेरिएबल लिया, इंटीजर बी, और फिर मैंने क्या करवा दिया? सेकंड जो आपका वैल्यू, उसको मैंने क्या करवा दिया? स्टोर करवा दिया। फिर मैंने क्या लिया? इंटीजर सी, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया? ए और बी को क्या कर दिया? सम कर दिया। ठीक। फिर मान के चलो कि मुझे इस रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए सपोज करो, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई मैंने जावा यूज किया, तो जावा में डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट, जैसे प्रिंट कर दिया, प्रिंट लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया? सी लिख दिया। ठीक। अब देखो ये मत समझना कि सर ये क्या लिखने लग गया आप, रुक जाओ। ये जस्ट मेरे को समझ, ये जस्ट आपको इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि हमें कंप्यूटर से अगर कोई काम करवाना होगा ना, तो हमें ये काम करवाने के लिए हमें कंप्यूटर क्या देना पड़ता है? कमांड देनी पड़ती है ना। आपके पास में टास्क है, आपके पास में टास्क है कि 20 और 70 क्या करना है? सम करना है। 20 70 क्या करना है? सम करना है। और इस सम को करवाने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम में क्या करना पड़ता है? हमें उसे टास्क देनी पड़ती है, हमें उसे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। और वो जो टास्क और इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोग्राम लिखते हैं। तो मान के चलो ये जो टास्क और इंस्ट्रक्शन देने के लिए मैंने क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया? प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है। छोटा सा मैंने क्या बना दिया? प्रोग्राम बना दिया। अब बात यह है कि ये जो आपने प्रोग्राम बनाया ना, ये आपके लिए,
ये प्रोग्राम आपके लिए, प्रोग्राम यूजर के लिए। ये प्रोग्राम कौन नहीं जानता? ये प्रोग्राम यहाँ पे ये चीजें नहीं जानते, ये तो आपके लिए प्रोग्राम है। तो फिर क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले क्या, जितने भी हाई लेवल प्रोग्राम होते हैं, आप कहते हो ना भाई आपने जो प्रोग्राम लिखा है, ये जो प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम नहीं जानता, तो फिर उसके बाद आप करते क्या हो? आप इसे कन्वर्ट करते हो किसमें? मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में। अब धन्ना, आप जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ोगे तो उस टाइम पे आप नाम सुनोगे कि हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसलेटर। और आपने नाम भी सुना होगा ट्रांसलेटर के रूप में कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? एक ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ऐसे मत कहा कर लो लेवल में, ऐसे ऐसे गलत मत सीखो, गलत मत सीखो। क्योंकि कंपाइलर, जो जावा कंपाइलर है वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो सी का कंपाइलर है वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है? इसलिए ऐसे गलत मत सीखो। कंपाइलर जो होता है वो हमारा क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब टारगेट लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकती है। टारगेट लैंग्वेज ग्रुप में जावा में क्या होता है, बाइट कोड होता है, ठीक है? तो ये सब अलग अलग कहानी होती है, ये जब आप पढ़ोगे तो सीखोगे, ठीक। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम आपका हाई लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रोग्राम यूजर की सहूलियत के अकॉर्डिंग बनाया गया। अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा, और इसको कन्वर्ट करके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, और फिर उसके बाद में हार्डवेयर पार्ट को एक्सेस करवाया जाएगा। क्योंकि पॉइंट आता है कि यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले तो आपने जो डेटा यूज किया ना, ये डेटा जैसे 20, ये जो 20 है ना, 20, ये 20 है, 70 है, ये क्या है? ये डेटा है। ये क्या है? ये डेटा है। अब ये जो डेटा है ना, इस डेटा को क्या करना पड़ेगा? स्टोर। और स्टोर करने के लिए क्या होती है? स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। अब बात यह है कि जब इसको स्टोर करेंगे तो स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या होती है? मेमोरी। अब एक कंप्यूटर सिस्टम में तो बहुत सारी मेमोरी होती है। कंप्यूटर सिस्टम में तो रजिस्टर भी होता है, कैश भी होता है, रैम भी होता है। तो इसको किस टाइम पे कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा? तो डिपेंड करता है कि ये प्रोग्राम किस टाइम पे कहाँ पे है। जब ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ आपके रखा हुआ है तब सेकेंडरी मेमोरी में। जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करने के लिए लेके आओगे तो रैम में आएगा डेटा। उसके बाद जब ये प्रोग्राम प्रोसेसर के पास जाएगा तो डेटा किस में जाएगा? कैश में जाएगा, और फिर रजिस्टर में जाएगा। कैश में जाएगा, रजिस्टर में जाएगा, फिर किसके पास जाएगा? फिर प्रोसेसर के पास जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो डेटा है ना, ये जो डेटा है, इस डेटा को हमें स्टोर करना पड़ता है। तो डेटा को स्टोर करना पड़ेगा तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मेमोरी की। और मेमोरी कहाँ बैठी है? यहाँ। तो क्या यूजर डायरेक्टली मेमोरी एक्सेस कर लेगा? क्या नहीं करेगा। तो यूजर कैसे करेगा? यूजर तो सबसे पहले तो सेल कमांड की बात करेगा। तो सेल कमांड से तो इंटरेक्ट कौन कर लेगा? भाई सेल कमांड तो क्या करेगी? यूजर से कर लेगी। उसके बाद ये सेल कमांड बोलेगी किसको? कर्नल को, कि मुझे अब ये जो काम है मैंने अपना काम कर दिया, अब एक काम कर, आगे तू अपना काम निभा, आगे काम तेरे को करना है। क्योंकि क्या चाहिए? हार्डवेयर पार्ट चाहिए, डेटा को स्टोर करवाना है। तो फिर उसके बाद कर्नल क्या करेगा? फिर कर्नल यहाँ पे ब्रेन होता है ओएस का, जो कि मेमोरी अवेलेबल करवाएगा, और मेमोरी अवेलेबल करवा के और आपका डेटा क्या करवाएगा? स्टोर करवाएगा। तो यहाँ पे एक अगला पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। क्या बोलते हैं? सिस्टम कॉल। तो देखो, प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए ये जो आपने लिखा है ना, ये जो लिखा है ये क्या है? ये आपकी हाई लेवल कमांड है। ये क्या आपकी हाई लेवल कमांड है? ये आपकी हाई लेवल कमांड है भाई, ठीक है? ये हाई लेवल कमांड सिर्फ आपके लिए। उसके बाद में इस कमांड के अकॉर्डिंग क्या बने हुए? इस कमांड के अकॉर्डिंग बने हुए सिस्टम कॉल। इस कमांड के अकॉर्डिंग बने हुए क्या? सिस्टम कॉल। और सिस्टम कॉल के द्वारा, सिस्टम कॉल के द्वारा हम क्या करते हैं? हम ऑपरेटिंग सिस्टम को काम में लेके और हम हार्डवेयर पार्ट को एक्सेस करवाते हैं। तो धन्ना, यहाँ पे अगर हमें कुछ डिस्प्ले करना होता है तो हमारे पास में एक सिस्टम कॉल होती है, कौन सी? एक सिस्टम कॉल होती है राइट। एक सिस्टम कॉल होती है कौन सी? राइट, है ना? अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लगभग 800 से 900 सिस्टम कॉल है। कितनी है? 800 से 900। जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे के सारे काम 800 से 900 उन सिस्टम कॉल के द्वारा हो जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये नया क्या टपक गया, तो इसको समझो तो क्या होता है। देखो, पॉइंट आता है
कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये ऊपर के जो सिंटैक्स है ना, ये तो बहुत सारे बनते रहेंगे। आप सिम में कहोगे तो देखो, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की बात करूं, तो ये तो किसके अकॉर्डिंग है, जावा के अकॉर्डिंग है। अगर इसी को, अगर मैं इसी को ध्यान रखना, अगर मैं इसी को किस में लिखना चाहूं, इसी को अगर मैं सिम में लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, प्रिंट एफ। और अगर मैं इसको सी प्लस में लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, सी आउट। तो यहाँ पे बात ये आती है कि आपकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सब अपना सिंटैक्स का रखती है, अलग अलग रखती है। तो क्या सबका हम अलग अलग, सबके लिए हम अलग अलग काम करवाएं क्या, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सबके लिए अलग अलग काम करेगा, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कहता है कि आप हाई लेवल पे, आप यूजर लेवल पे कुछ भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी भी कमांड लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो क्या करूंगा कि अगर आपको मॉनिटर एक्सेस करना है, मतलब आपको डिस्प्ले एक्सेस करनी है और डिस्प्ले पे कुछ प्रिंट करना है ना, तो मैं आपकी इन सभी कमांड को एक कमांड में कन्वर्ट कर दूंगा, और वो कमांड कौन सी है, राइट कमांड। तो आप चाहे हाई लेवल लैंग्वेज में चाहे प्रिंट ऐप लिखो, चाहे सी आउट लिखो, चाहे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल लिखो, बाद में ये सब कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, राइट। तो इस राइट को हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। तो अब सिस्टम कॉल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाई लेवल यूजर की कमांड को कन्वर्ट करके सिस्टम कमांड में, सिस्टम कमांड में कन्वर्ट मतलब हार्डवेयर पार्ट को एक्सेस करवा दे, ठीक है। और ये कमांड के बाद कर्नल के द्वारा हम हार्डवेयर पार्ट को एक्सेस कर लेते हैं। ये कहानी किसकी, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, है ना। इस टाइप से आपके सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको 3 सब्जेक्ट का चर्चा कर दिया, है ना। इस टाइप से आपके सभी सब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। एक बार ये नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। फटाक से नोट डाउन करो, कर लिया नोट डाउन सारा, साथ के साथ लिख लेते हो क्या, ओके। लिख लीजिए। देखो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो इसके बारे में, सिस्टम कॉल के बारे में। नेक्स्ट लिखो सिस्टम कॉल के बारे में। क्या होता है भाई सिस्टम कॉल, है ना, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है ना, सिस्टम कॉल के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। होता क्या है सिस्टम कॉल, यूजर की हाई लेवल कमांड को इंटरनल कमांड में कन्वर्ट करके कर्नल पार्ट के द्वारा हार्डवेयर पार्ट को एक्सेस करवाया जाता है, ठीक। तो लिखो यूजर की हाई लेवल कमांड को सिस्टम कॉल के द्वारा, लिखो इसमें सिस्टम कॉल के द्वारा यूजर की हाई लेवल, यूजर की हाई लेवल कमांड को इंटरनल कमांड में, इंटरनल कमांड में कन्वर्ट करके कर्नल की सहायता से कर्नल की सहायता से हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्सेस किया, ठीक है। जैसे अगर विंडोज की बात करें तो विंडोज के पास अराउंड आपके 800 से 900 सिस्टम कॉल है, ठीक है, जो क्या करती है, जो आपके सारे काम करवा देती है, ठीक। तो ना अगर आपको किसी फाइल को रीड करना है तो उसके लिए रीड सिस्टम कॉल होती है, किसी फाइल को राइट करना है तो उसके लिए राइट सिस्टम कॉल होती है, डिस्प्ले के लिए भी राइट सिस्टम कॉल होती है। इस टाइप से आपके पास बहुत सारे आपके साथ क्या है, सिस्टम कॉल है।
ठीक है, इन सिस्टम कॉल को हम लाइनेक्स जब पढ़ते हैं ना उसमें हम बहुत डेप्थ तक पढ़ते हैं, क्योंकि लाइनेक्स में क्या है हमारा कमांड प्रॉम्प्ट चलता है, तो वहाँ पे फिर हम ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ते हैं इनको। बट हाँ, हम जो जनरल हम ओएस पढ़ रहे तो हमें इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। अब देखो, अगर बात करें सिस्टम कॉल की बात करें, तो भाई अगर सी लैंग्वेज की बात करें, धरना सी लैंग्वेज की बात करें, तो सी लैंग्वेज में अगर आपको कुछ भी आउटपुट डिस्प्ले करना है तो उसके लिए क्या होता है आपका, प्रिंट टाइप होता है। ठीक, फिर अगर बात करें सी प्लस प्लस की बात करें, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की अगर बात करें, तो सी प्लस प्लस में अगर आप कुछ भी डिस्प्ले करना है तो फिर आपका क्या होता है, सी आउट होता है। इस टाइप से जी, जी बताओ क्या कर रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो आप, यहाँ पे क्या लगेगा। अरे बेटा, यहाँ पे मैं लैंग्वेज नहीं सिखा रहा, मुझे पता है, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं सिखा रहा मैं, है ना। ये तो जब लैंग्वेज सीखोगे ना, देखो सेंटेक्स जब लैंग्वेज सीखो सीख लोगे आप, मुझे पता है ये सारे सेंटेक्स जब लैंग्वेज सीखोगे तो प्रॉपर सीखोगे, क्योंकि वहाँ पे सेंटेक्स सीखना जरूरी है। ठीक है, तो वहाँ पे आज सीखोगे बेटा, वो सारी चीज़ आप सीखोगे, निश्चिंत रहो। वो तो मुझे पता है सारी चीज़ें, वो तो आप सब सीखोगे यहाँ पे ना, तो वो तो आपका पार्ट है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना। तो देखो, ये सारी क्या है, ये सारी आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या अलग अलग कमांड है, ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या अलग अलग आपके सेंटेक्स हैं। और ये सारे सेंटेक्स है ना, इन सभी सेंटेक्स की सहायता से हम क्या करते हैं, हम हमारा जो भी आउटपुट होता है उसे मॉनिटर पर डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक, तो ये सारी जो आपकी अलग अलग जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो कमांड बनी हुई है ना, इन सभी कमांड को हम बाद में क्या कर देते हैं, हम बाद में सिस्टम कॉल की एक ही कमांड में कन्वर्ट कर देते हैं। सिस्टम कॉल की एक कमांड कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपके पास क्या हो गया, जैसे आप राइट सिस्टम कॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम कॉल होता है, अच्छा सिस्टम कॉल पार्ट किसका होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम का होता है, ओएस का होता है, किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आगे थे एक बार, सिस्टम कॉल किसका पार्ट होता है, सिस्टम कॉल हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं एक चीज हमेशा फोकस करता हूँ, किस चीज को रटो मत, क्योंकि बाई चांस मान चलो सिस्टम कॉल का डेफिनेशन पे क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन ये आ गया कि सिस्टम कॉल किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इतनी देर से बार बार बोल रहा हूँ ना कि विंडोज ओएस के पास अराउंड कितने सिस्टम कॉल है, 800-900 सिस्टम कॉल है ना। अब तो नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए उसमें तो और बढ़ा के दे दी इन्होंने, है ना, धीरे धीरे क्या करते हैं बढ़ाते रहते हैं सिस्टम कॉल्स को, जिससे क्या फंक्शनलिटी को इंप्रूवमेंट करते रहते हैं लोग। हो गया, नोट डाउन हो गया। देखो उसके बाद में ना कुछ कर्नल के और जो कुछ आपके सेल के जो कुछ डिफरेंस है उनके बारे में लिख लीजिए। तो कर्नल और सेल्स के कुछ डिफरेंस लिखवा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कर्नल सेल्स के डिफरेंस। ठीक है, कर्नल, और यहाँ बात करते हैं किसकी, सेल। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे, तो भाई कर्नल क्या होता है, कोर पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है, जो क्या करता है, हार्डवेयर को एक्सेस करवाता है, हार्डवेयर को मॉनिटर करवाता है। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखो, ओएस का कोर पार्ट होता है जो कि हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्सेस
करवाता है। सेल की बात करो, सेल क्या होता है भाई आपका? इंटरफेस काम करता है, किसके बीच का? यूजर और कर्नल के बीच का, ठीक है। तो सेल, सेल के द्वारा, सेल के द्वारा यूजर और कर्नल के बीच, कर्नल के बीच इंटरफेस का कार्य करवाया जाता है, ठीक है। तो सेल की सहायता से हम क्या करेंगे? यूजर और कर्नल के बीच क्या करेंगे? इंटरफेस का कार्य करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें तो क्या करते हैं? मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्स। हार्डवेयर रिसोर्स के रूप में मैं कह सकता हूँ भाई, जैसे आपका क्या हो गया? सीपीयू हो गया, है ना, आपका मेमोरी हो गया, आपके आई हो गया, ठीक, अदर इंटरफेस आपके, है ना। और ये क्या करते हैं? यूजर की कमांड को लेकर उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए कर्नल को, कर्नल को पास कर देता है, ठीक है। भाई यूजर कमांड लेगा, उसे एग्जीक्यूट करवाने की किसको दे देगा? कर्नल को दे देगा, फिर आगे काम कौन करेगा? कर्नल करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? लो लेवल सिस्टम लेवल कंपोनेंट होते हैं, इसमें बात करते हैं लो लेवल। ये काम, ये किस पे काम, ये कहाँ पे काम करता है? लो लेवल सिस्टम लेवल कंपोनेंट पे काम करता है। ये लो लेवल सिस्टम लेवल कंपोनेंट काम करता है, ये किस पे काम करता है? हाई लेवल, हाई लेवल यूजर लेवल पर, हाई लेवल यूजर लेवल कंपोनेंट पर कार्य करता है, ठीक है। ये हाई लेवल यूजर लेवल कंपोनेंट पर कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करता है? इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डायरेक्टली, इंटरेक्ट विद हार्डवेयर, इंटरेक्ट विद हार्डवेयर डायरेक्टली। और ये इंटरेक्ट कहाँ से करता है? इंटरेक्ट विद यूजर डायरेक्टली, इंटरेक्ट विद यूजर डायरेक्टली, ठीक है। ये यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, वो हार्डवेयर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये ओएस की बैकबोन होता है, इसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ ओएस, बैकबोन ऑफ, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कहा जाता है? बैकबोन कहा जाता है। इसको कहते हैं ब्रिज होता है, ये ब्रिज होता है किसके बीच का? ब्रिज बिटवीन
यूजर, ये ब्रिज ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कर्नल इंटरफेस। ठीक है भाई, मतलब कि यूजर्स को कम्युनिकेट करवाता है किससे, कर्नल इंटरफेस से, तो इनके बीच क्या आता है, ब्रिज का काम करता है। ठीक है, ये एग्जीक्यूट लो लेवल टास्क करता है, एग्जीक्यूट लो लेवल टास्क, लो लेवल टास्क, ये लो लेवल टास्क को एग्जीक्यूट करता है। जैसे क्या करना है, मेमोरी अलोकेशन डी अलोकेशन, अलोकेशन करवाना, मेमोरी डी अलोकेशन करवाना। देखो ये तो क्या करता है, एग्जीक्यूट लो लेवल टास्क करता है, और ये क्या करता है, एग्जीक्यूट हाई लेवल टास्क यूजर कमांड है ना, तो क्या करता है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट हाई लेवल टास्क, मतलब क्या, यूजर कमांड। ये तो एग्जीक्यूट आपके हाई लेवल टास्क करते हैं, यूजर कमांड करता है ना। तो इसकी अगर बात करें तो जो कर्नल होता है उसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ ओएस, जो क्या करता है, हार्डवेयर से बात करता है, और जो सेल होते हैं होते हैं माउथ ऑफ ओएस। तो हम इसको कह सकते हैं ब्रेन ऑफ ओएस। अगर इसकी बात करें तो इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ ओएस, ब्रेन ऑफ ओएस। इसको ब्रेन ऑफ ओएस क्यों क्यों कहते हैं, टॉक टू, मैंने सारे इंग्लिश में लिख दिए क्या, ठीक है, समझ में आ रहे हैं सब कुछ ही, टॉक टू हार्डवेयर, जो किससे बात करता है, हार्डवेयर से बात करता है। और यहाँ पे क्या होता है, माउथ माउथ ऑफ ओएस। ये क्या करता है, माउथ होता है, मतलब ये किससे बात करता है, टॉक टू यूजर, टॉक टू यूजर, ये आपके यूजर से बात करता है। हो गया नोट डाउन सारा, है ना। आज से पहले आप कर्नल और सेल्स के बारे में जब भी पढ़ते हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन की सिचुएशन रहती है, कर्नल क्या होता है, सेल क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। कर्नल और सेल के बारे में आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, कर्नल को तो आप ये मान लेना ऑपरेटिंग सिस्टम का ब्रेन है, और सेल क्या मान लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम का माउथ है, बस। उसके बाद सारे पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में सारे पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिकली क्लिस्टर क्लियर याद हो जाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसकी फंक्शनलिटी वैसे तो बहुत सारी फंक्शनलिटी है, लेकिन इसकी फंक्शनलिटी को हम मेजर कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उनके बारे में हम क्या करेंगे एक बार समझेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट लिखो, फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये फंक्शनलिटी है ना। तो देखो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी की बात करूं, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है क्या, प्रोसेस मैनेज। जैसे सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट बात करेंगे, तो रिसोर्स में फिर वो प्रोसेस एक उसी का पार्ट आ जाता है। तो जैसे पहले सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं, कि हमारे पास जैसे हम कह रहे हैं भाई, हमारे पास हम कहते हैं भाई, हमारे पास हम कह रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट,
अब देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझना, डेप्थ तक समझना। भाई हम कहते हैं हमारे पास ऑपरेटिंग टर्म में, हम बेसिकली ऑपरेटिंग टर्म को हम काम इसमें लेते हैं कि हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग टर्म हमारा क्या करेगा, हमारा रिसोर्स को मैनेज करेगा। किस करेगा? रिसोर्स मैनेजमेंट करेगा। हमारे पास जितने भी टाइप के रिसोर्स हैं उन सबको मैनेजमेंट करेगा कौन? ओएस। ठीक। अब ध्यान, रिसोर्स के रूप में ओएस के द्वारा जितने भी आपके हार्डवेयर रिसोर्स होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, रिसोर्स के रूप में जितने भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट, और साथ में इसके अलावा हार्डवेयर के अलावा अदर जो सॉफ्टवेयर रिसोर्स होते हैं, क्या आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो? क्या आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो क्या? यस या नो? अच्छे से सोच समझ के आंसर देना। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप, क्या आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं? यस या नो? कितने बच्चे नो कह रहे हो? ऊपर उठाओ। कितने बच्चे नो कह रहे हो? ऊपर उठाओ। देखो ऊपर उठाना तो अच्छे से उठाना है ना? ओके, अब नीचे करो। जो बच्चे ने ऊपर हाथ नहीं उठाया अब उठाओ ऊपर हाथ। जिन्होंने ऊपर हाथ नहीं उठाया उन्होंने, उनको अब ऊपर हाथ उठाना है। किस किस नहीं उठाया ऊपर हाथ? ऊपर हाथ करो। क्यों क्यों नहीं थे? एक चीज में तो रहना पड़ेगा, दोनों में तो बिल्कुल, ऐसे तो बीच का तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक चीज बतानी पड़ेगी, तो यस या नो। देखो मैंने क्वेश्चन ये किया है, मैंने क्वेश्चन ये किया है, क्या हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कितनी तेज बोली है, बोली धीरे नहीं है, धीरे बोल रही मेरे तक सुनता भी नहीं। कैसे कर सकते हो? एप्लीकेशन प्रोग्राम कहाँ पे है? यहाँ पे है। उसकी आगे की सारी कहानी तो ओएस हैंडल कर रहा है मेरे भाइयों, समझो यहाँ पे अच्छे से। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन प्रोग्राम का संचालन नहीं हो सकता। आप एक काम करना, आप एक कंप्यूटर परचेज कर लेके आना। ठीक है, कंप्यूटर परचेज कर लेके आओगे तो आप असेंबल करवाना, उसमें कोई सॉफ्टवेयर मत डालना, और उसके बाद उसके उसमें ऑन करके किसी सॉफ्टवेयर को डालने की कोशिश करना। कैसी बातें कर रहे हो? बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर पूरा चलेगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। आपका जो मोबाइल है ना, आपके पास आपका जो मोबाइल है उसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में नहीं है ना, तो आपके मोबाइल में कुछ नहीं है। फिर आपका मोबाइल सिर्फ और सिर्फ एक डब्बा है, फिर सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर का असेंबल किया हुआ एक डब्बा सा है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो कभी भी बिना बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कभी भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकते। देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ तो उसमें ना थोड़ा सा उसमें अपना खुद का माइंड यूज करा करो। जैसे मैंने मान चलो भी क्वेश्चन किया, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलो कि मैंने ये चीजें पढ़ा दी, उसके बाद में आप कहोगे सर आपने ये नहीं पढ़ाया था। अरे मेरे भाइयों, ये मैंने डायग्राम इसलिए बनवा रखा है, ये मैंने डायग्राम इसलिए बनवा रखा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ बैठा है, उसके बाद ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, फिर उसके बाद हार्डवेयर पार्ट आते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना, ये इनके बिना काम नहीं करेगा, इनके बिना काम नहीं करेगा। तो ये कॉमन सेंस आपको लगाना है। भाई जैसे सपोज करो आज के दिन मैं आपको एक छोटी सी एक सच्ची बात बताता हूँ, सच्ची बात बताऊंगा जिसमें आपको बुरा भी लगेगा, सोच चीजें। जैसे मान के चलो कि सपोज करो कि आपके अनुदेशक जो भर्ती है उसमें मान के चलो आपके 8,000 पद आपके आ गए, 8,000 पद आ गए। अब मैं कम से कम ना करते करते 30 से 40 हज़ार बच्चों को मैं मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा दूंगा। इतने बच्चे तो मैं मान के चल रहा हूँ, इतने बच्चे तो मेरे से पढ़ लेंगे। ठीक। अब 30 से 40 हज़ार बच्चों को पढ़ा दूंगा, उसमें पोस्ट कितनी है? 8,000। और मैं ये भी दावा नहीं करूंगा कि 8 के 8,000 पोस्ट मेरे बच्चे सेलेक्ट होंगे। हाँ मैं कोशिश ये करूंगा दिन रात मेहनत करके मैक्सिमम बच्चों को मैं सेलेक्ट करवाऊँ, लेकिन 8,000 पूरे सेलेक्ट नहीं करवा सकता। तो मान के चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं सेलेक्ट करवा, मान के चलो मैंने 4, 4.5, 5 तक पहुंच गया मैं, फिर भी मेरे कितने बच्चे असफल होंगे? अगर मैं 30,000 बच्चे पढ़ाता हूँ जब भी कितने बच्चे असफल होंगे? 25,000। तो क्या मैं
अब बात ये है कि जो 25,000 बच्चे जो असफल होंगे ना, अब उनकी कहानी है कि वो जो स्टूडेंट जो असफल वाले स्टूडेंट है, उनको मैंने कोई एक्स्ट्रा मतलब उनको मैंने कम नहीं पढ़ाया, या सफल वाले बच्चों को मैंने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया। बस पॉइंट ये है कि आपने अपना माइंड किस रूप से यूज किया। भाई इम्प्लीमेंटेशन आपको करके आना है। मेरी तरफ से मैं सब बच्चों को बराबर एफर्ट्स लगवाने वाला हूँ, इम्प्लीमेंटेशन आपका पार्ट रहने वाला है। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आप माइंड पे थोड़ा सा जोर दो कि सर क्वेश्चन क्या पुट कर रहे हैं, और इसी टाइप से जो एग्जामिनर होता है ना, वो इसी टाइप से क्वेश्चन पुट करते हैं आपके, है ना। आज के दिन तो एग्जामिनर को ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। क्यों जोर नहीं पड़ता? चैट जीपीटी आ गया, है ना। तो एग्जामिनर, पहले एग्जामिनर को जोर पड़ता था पेपर बनाने में, लेकिन अब ज़्यादा जोर नहीं पड़ता, चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी से वो कितना भी क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, तो वो चीज़ एग्जामिनर को करने में जोर नहीं पड़ेगा, और जोर नहीं पड़ेगा फिर आपको अपना माइंड स्किल्स यूज करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा करो ऐसे ना, ये माइंड स्किल्स को आप यूज करा करो, ऐसे आंसर देने से पहले समझा करो ऐसे, है ना। तो मैं कह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमारा रिसोर्स को मैनेज कर रहा है। अब रिसोर्स के रूप में हमारे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है ना, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, आईओ डिवाइस हो गया, अदर इंटरफेस हो गया, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है उन सबका मैनेजमेंट का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। उसके अलावा जितने भी आपके सॉफ्टवेयर रिसोर्स हो गए, आप जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ग्रुप में जो भी सॉफ्टवेयर डालते हो ना, उन सभी सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है ना। आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ओएस पे जाके आपका इंस्टॉल होता है, तो उसका मैनेजमेंट भी कौन करेगा? ओएस ही करेगा। आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आइकन आपको डेस्कटॉप पे दिखाना नहीं दिखाना, ठीक है, ये सारा मैनेजमेंट किसका चलता है? ओएस का चलता है। और उसी के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी होती है कौन सी? प्रोसेस का मैनेजमेंट। अब देखना यहाँ पे सबसे पहले कहानी आती है प्रोसेस। तो व्हाट इज प्रोसेस? अगर मैं आपसे पूछूं प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या होता है? देना प्रोसेस का मतलब होता है प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया, अजीब सी चीज, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, ये अजीब सी चीज क्या लिख दिया? देखो समझाता हूँ इसके बारे में, देखो इसके बारे में समझाता हूँ। देखो अगर हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास क्या होती है? एक हार्ड डिस्क होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है? रैम होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है? कैश मेमोरी होती है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? सीपीयू होता है जिसमें ऑन चिप मेमोरी होती है। सीपीयू होता है, देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सीपीयू है, ये सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है। जो इस सीपीयू मतलब यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? प्रोसेसर। ध्यान रहा मैं प्रोसेसर कह रहा हूँ, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेसर है जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये प्रोसेस है जिसका मतलब है प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप मान के चलो कि मैं कह रहा हूँ ये प्रोसेसर है, इसके अलावा जैसे मान चलो यहाँ पे मेमोरी के रूप में ऑन चिप मेमोरी कौन सी यहाँ पे? जैसे मान चलो कौन सी है? रजिस्टर है, ठीक है। ये कौन सी मेमोरी है? कैश है, ठीक। ये कौन सी मेमोरी है? रैम है। और ये कौन सी मेमोरी आपकी? सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? जैसे हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अलावा आज के दिन क्या आने लग गया? एसएसडी आने लग गया। एसएसडी क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। सेकेंडरी मेमोरी ग्रुप में आपके बहुत सारे टाइप मेमोरी होती है जो पढ़ाएंगे, ठीक है, वो मेमोरी का पार्ट, वो मेमोरी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि मैं ये जो समझाना चाहता हूँ इसको समझो कि व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या होता है। अब आज के दिन आपको पता है कंप्यूटर के अंदर आपको कुछ भी अगर काम करवाना है, जैसे मान के चलो मुझे वेब ब्राउजर पे कुछ भी, जैसे मान के चलो मुझे आरपीएससी की, इसको मैं दोबारा क्लोज कर देता हूँ, मुझे मान के चलो मुझे आरपीएससी की वेबसाइट को विजिट करना है, मुझे एक वेब डॉक्यूमेंट्स विजिट करना है, आरपीएससी वेबसाइट को विजिट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को ओपन करूँगा, किसको? गूगल क्रोम को। अब देखना ये जो गूगल क्रोम जो आपके सामने एप्लीकेशन प्रोग्राम जो दिखाई दे रहा है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसका मतलब एक कोई प्रोग्राम लिखा गया होगा, और प्रोग्राम लिखने के बाद में ये आपका क्रोम बना होगा। एक प्रोग्राम लिखा गया होगा ना, उस प्रोग्राम शायद इस क्रोम को बनाया गया होगा। तो वो जो प्रोग्राम होता है ना, वो प्रोग्राम, वो अभी तक ये, ध्यान रखना, जब तक ये आइकन आपके पास यहाँ पे है और आपने इस पे डबल क्लिक नहीं किया, तब तक ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में। कहाँ पे है? सेकेंडरी मेमोरी। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका मान के चलो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज है,
और यहाँ पे आपका क्या है, क्रोम क्या है यहाँ पे आपका, स्टोर है ना। सेकेंडरी मेमोरी अभी तक क्या है, स्टोर है। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने इस क्रोम पे डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करते ही क्या हुआ, डबल क्लिक करते के साथ ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम को हम कहाँ से कहाँ पे लेके आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लेके आते हैं। है ना। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती है वो कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है, किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। अब देखो ये मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में डेप्थ लेवल जब पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि सेकेंडरी मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। कैसा एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस। तो मैंने उस पर डबल क्लिक किया, उसका जो डेटा था वो सेकेंडरी मेमोरी कहाँ पे आ गया, रैम में आ गया। कहाँ पे आ गया, रैम में आ गया। अच्छा, अब जब वो रैम में आ जाता है तो ना अभी ये, अब ये पहले क्या था, ये पहले था प्रोग्राम, ये क्या था, प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करने के लिए इसका डेटा हम कहाँ पे ला चुके, रैम में ला चुके। तो धन्ना अब ये प्रोग्राम आपका किस नाम से जानना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस के नाम से। किस नाम जानना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस नाम। अब देखो धन्ना, रैम के बाद इसके डेटा को कहाँ पे भेजा जाता है, कैश के पास। कैश के बाद इसके डेटा कहाँ पे भेजा जाता है, रजिस्टर में, ऑन चिप मेमोरी रजिस्टर। उसके बाद प्रोसेसर के द्वारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर आपका क्रोम जो है वो आपका चलना स्टार्ट होता है। तो ना यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जितना भी टाइप का आपका जो डेटा यहाँ पे काम कर रहा है वो आपका प्रोग्राम ही यहाँ पे क्या कहने लग गया, प्रोसेस कहने लग गया। अब ऑपरेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है ना वो यही होता है, प्रोसेस का मैनेजमेंट करना। जैसे ही आपने किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए आपने उस पर डबल क्लिक किया, क्रोम पे डबल क्लिक किया, तो सबसे पहले आपका डेटा किस में आ जाएगा, प्राइमरी मेमोरी रैम में आ जाएगा। अब भाई सीधी सी बात है कि हार्ड डिस्क होती है ना, उसकी साइज तो होती है अथाह, बड़ी साइज होती है, 1 TB की हार्ड डिस्क होती है। रैम की साइज होती है लिमिटेड, 4 GB, 8 GB, 16 GB, इतनी रैम की साइज होती है। और कैश की साइज तो उससे कम होती है। जैसे मान के चलो रैम की साइज होगी आपकी कितनी, 4 GB होगी। उसके बाद में कैश की साइज क्या होती है, MB में होती है। किस में होती है, MB में। जैसे आपके 1 MB हो गई। फिर रजिस्टर की साइज तो किस में होती है, केबी में होती है। किस में होती है, केबी में। रजिस्टर साइज तो किलोबाइट में होती है। अब ना सबसे कॉस्टली मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर, और सबसे फास्ट होती है। सबसे कॉस्टली होती है, सबसे फास्ट, जिसको ऑन चिप मेमोरी कहा जाता है, जिसको ऑन चिप मेमोरी। उसके बाद अगले नंबर पर आती है कैश मेमोरी, उसके बाद अगले नंबर पर आती है रैम, फिर आती है सेकेंडरी जो सबसे चीपेस्ट मेमोरी होती है, सबसे सस्ती होती है। अब पॉइंट आता है, क्या क्या सीपीयू क्या डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्टली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्या, कर सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, करने में कर सकता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम होती है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है। ठीक, अब जैसे आप कहो कि भाई आपको क्या करना है, आपको दौड़ लगानी है, किसके साथ, मेरे साथ। और दौड़ कैसे लगानी है, मैं अपनी गाड़ी से चलूंगा और आप पैदल चलोगे, है ना। तो आप कहोगे क्या सर कैसी बातें कर रहे हो, तो सेम वही बात हो जाएगी। अगर आप ये कहोगे ना कि सीपीयू डायरेक्टली किसको एग्जीक्यूट, सीपीयू डायरेक्टली क्या करे, प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से एग्जीक्यूट करे, तो फिर वो कहानी वो हो जाएगी कि आपको पैदल चलना है मेरे साथ, आपको दौड़ना है, और मैं मेरी कार से दौड़ लगाऊंगा, है ना। तो इतनी ज्यादा स्पीड मिसमैच हो जाएगा। तो स्पीड मिसमैच ना हो इसके लिए हम ये सारे काम करते हैं, इसके लिए सारे काम करते हैं ना। रैम की स्पीड होती है ना, रैम की स्पीड भी कम होती है, रैम की स्पीड भी कम होती है। कैश की स्पीड, रैम की स्पीड से ज्यादा फिर किसकी होती है, कैश की होती है। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, रजिस्टर की होती है। तो अब यहाँ पे जितना भी ये काम हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे आपने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम पर डबल क्लिक किया, उसके बाद में जितना भी काम हो रहा है ये सारा काम कौन कर देता है, ओएस। क्योंकि आप एक बार में एक ही प्रोग्राम आप रन नहीं करते, आप तो मल्टीपल प्रोग्राम रन करते हो। अब जैसे मान के चलो कि आपके पास आपका मोबाइल फोन है, उसके अंदर ऑपरेटिंग के रूप में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आप क्या करते हो, आपने आपके मोबाइल फोन में आपके दुनिया भर की एप्लीकेशन है, और आप एक बार में एक एप्लीकेशन नहीं चलाते हो, आप तो मल्टीपल एप्लीकेशन चलाते रहते हो, कभी वो चला ली, कभी वो चला ली, कभी वो चला ली। तो जब मल्टीपल एप्लीकेशन चलाते हो ना, तो उस टाइम पे फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो क्या करे, वो आपकी सभी एप्लीकेशन को मैनेज करके और आपकी सभी एप्लीकेशन क्या करवाए, रन करवाए।
तो इसी को बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। तो जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस टाइम पे कितने प्रोग्राम, जैसे मान के चलो ये जो आपका प्रोग्राम है इसकी साइज मान के चलो कितनी है, जैसे मान के चलो सपोज करो इसकी साइज कितनी है 500 MB है, तो 500 MB में से कितने डेटा को तो रैम में रखें, कितने डेटा को फिर कैश में लेके जाए, कितने डेटा को रजिस्टर में लेके जाए। तो इन सब का मैनेजमेंट कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और जिसको हमको बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। और प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब यहाँ पे जो डेटा है ना प्रोग्राम का उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस। ठीक है, और ये हम डेप्थ लेवल तक पूरा स्टडी करते हैं, ओएस में इसको डेप्थ लेवल तक स्टडी करते हैं। उधर ना सब्जेक्ट आप एक नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे सब्जेक्ट आप एक से ज्यादा पढ़ रहे हो, आप मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, आप यहाँ पे प्रोसेस के कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे हो, आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में समझ रहे हो कि कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है। तो इसलिए एक सब्जेक्ट जब पढ़ते हो ना उसको डेप्थ लेवल तक पढ़ते हो, तो वो एक सब्जेक्ट नहीं होता, वो सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं। बस ये है कि आपको अच्छे लेवल तक का कॉन्सेप्ट समझना है कि काम कैसे होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको अगले कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको बूटिंग प्रोसेस बताऊंगा। बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है जब कंप्यूटर में आप बटन दबाते हो ना, किसका, पावर का, उसके बाद में कंप्यूटर में कैसे कैसे काम होता है, उन सब प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और उसके बाद में अगली क्लास को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।